सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी गुड कर रहे हैं इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग नेहा जी। और मम्मी तबीयत कैसी है? ठीक सर है। अभी रिकवरी हो रही है, अभी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम तो लगेगा ही, थोड़ा सा ध्यान रखिए हेल्थ का, अपना और मॉम का, दोनों का। ठीक। जी सर। चलिए, ठीक ठीक। थैंक यू सर। ओके। चलिए, सबसे पहले आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद वीडियो जूम क्लासेस में और यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं? एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनटीए यूजीसी नेट, जिसमें हम लोग की यूनिट कौन चली? इंक्लूसिव एजुकेशन। और आज आपकी तारीख है 24 जून। ठीक है, 24 जून है, जिसमें हम लोग पर्टिकुलर वे में सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बहुत कम ही चीजें बाकी हैं जो हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने में लगेगा, समझो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 10। यूनिट 10 में हम लोग सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया, सेक्शन बी में हम लोग काफी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता पढ़ेंगे। इंटेलेक्चुअल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, जिसको लोग बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता या बौद्धिक विकलांगता। क्या लिखेंगे? बौद्धिक अक्षमता या डिसेबिलिटी। विकलांगता बोलेंगे, बौद्धिक विकलांगता। ठीक है, बौद्धिक अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी मतलब। तो इसमें क्या पढ़ना है? तो इसमें आपकी क्या चीजें मिलेंगी देखने का कि बौद्धिक अक्षमता जो है ये होती क्या? कहते हैं बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी क्षमता होती है जो बौद्धिक कार्य प्रणाली जैसे तर्क करने, सीखने, समस्या समाधान और अनुकूलन की अनुकूली व्यवहार देने में जो समस्याएं होती है उनसे संबंधित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें होती है आपकी। ठीक, इसमें क्या होता है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कुल मिला के बुद्धि से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं वो सब की सब इसमें आती। एग्जाम में जो आता है, एग्जाम में पूछा आता है कि इससे संबंधित क्या चीजें रहती हैं जो पूछी आती है। जैसे आपका ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग, डब्ल्यूएचओ मतलब डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया था 1968 में? डब्ल्यूएचओ ने इनके लिए क्या बताया था ये भी ध्यान देना है हमको। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखें। सबसे पहले माइंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माइंड आता है आपका, माइंड होता है। ठीक है, माइंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है आपकी। ठीक, माइंड का फिर आता है मॉडरेट। ठीक, क्या आता है आपका? मॉडरेट आईडी आती है। आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसी को आईडी बोलते हैं हम लोग। ठीक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। मॉडरेट के बाद फिर क्या आता है? सेवरे आता है। ये एग्जाम में पूछा आता है, सेवरे आईडी आती है आपकी। फिर इसके बाद क्या आता है? प्रोफाउंड आईडी आती है। ठीक, क्या आपकी? प्रोफाउंड प्रोफाउंड आईडी आपका आता है आपका। ये चार आते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइल्ड का मतलब क्या होता है? हल्का। क्या होता है? हल्का मतलब या बहुत कम प्रॉब्लम, जिसको हल्का होता है। फिर दूसरा ये मध्यम होता है। ठीक, मध्यम होता है। और इसको सेवरे को गंभीर बोलते हैं, गंभीर होता है। और ये आपका प्रोफाउंड का गहरा नीचे, जो सबसे नीचे होता है इसको बोलते हैं गहरा नीचे वाला है। सबसे नीचे छोट सबसे कम वाली जो होती है ये होती है। ठीक है, यहाँ पर ये नाम होता है। और अगर इसमें देखेंगे और भी अगर मिलता है कि हल्के बौद्धिक विकलांगता की बात, तो सबसे पहली बात आती है इसका रेंज क्या होता है। तो रेंज देखेंगे ये हमेशा 50 55 से लेकर टू आपका 70 तक होता है। क्या होता है? 70 तक का होता है। पहला पहला कह रहा है कि अगर इसको आप नीचे से देखोगे तब आपको समझ आएगा। इसमें कहता है बिलो 20 to 25 ये बौद्धिक अक्षमता होती है। बौद्धिक क्षमता या मतलब इंटेलेक्चुअल वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताओ?
मालूम है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता ना, तो वो वाले कैसे निकालते हैं? याद नहीं आ रहा। हाँ, सेवरे में क्या होता है देखिए, सबसे पहले प्रोफाउंड है, प्रोफाउंड में 20 से 25 उसकी बौद्धिक क्षमता रहती है कि 20 से 25 तक की आएगी तो सबसे एकदम बेकार होगा, गहरा होगा, मतलब उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी बुद्धि की। फिर दूसरा आपका आता है, आपका ये होगा 20-25 से लेके टू आपका कहां तक जाएगा बताओ? 35 टू 40 तक, मतलब यहां से यहां तक, इस रेंज तक आपका आ सकता है। फिर इसके बाद आपका आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फिर इसके बाद जब ऊपर आप जाओगे तो ऊपर आपका आता है 35-40 से लेकर आपका कहां तक जाएगा? टू आपका जाएगा 50-55 तक, ठीक, 50-55 तक। तो ये रेंज पूछी जाती, एग्जाम में पूछा था, यही मैचिंग करने को आपको और हमको आता है एग्जाम में, ठीक। सर ये इसका रेंज है? हाँ, ये इसका रेंज है। कहीं कहीं इसको लिख कर आता है, इसको और कहीं देखो, और कहीं अगर लिख कर आएगा तो और कहीं लिख कर आपका आता है 50 से 70 लिख कर आता है, 50 से 70 आता है, ठीक है। दूसरा क्या आता है? वो आपका 35 से 49 आता है। दूसरा आपका आता है 35 से 49 कहीं कहीं लिख कर आता है। तीसरा जो आता है, तीसरा आपका आता है 20 से 34, 20 से 34 लिख कर आता है। और फिर इसके जितने होते हैं सब ब्लो आ जाते हैं, ब्लो, इसके नीचे जितने आते हैं सब इधर आते हैं। तो ऐसे ये बनता है रेशियो पूरा का पूरा, ये आपका क्लियर। अब बात आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये मनोवैज्ञानिकों के आधार पर किया गया है, लेकिन यहीं पर अगर कहा जाए कि किन बच्चों को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो याद रखिएगा, सबसे पहले कहता है जिनके अंदर क्षमता 50 से 70 के बीच होती है, इनको शिक्षित किए जाए, इनको हम लोग ट्रेन कर, इनको हम शिक्षा दे सकते हैं ना, इनको हम लोग एजुकेशन दे सकते हैं, मतलब इनको नई नई चीजों के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और ये ऑब्जर्व कर लेंगे इन सब चीजों को। लेकिन वहीं पर जब आपका आता है ठीक, यहीं पर अगर और भी आते हैं तो इनको भी हम ट्रेनिंग दे के किसी न किसी तरीके से हम लोग पढ़ा ले जाएंगे, बढ़ा लेंगे। लेकिन नीचे के ये जो दो हैं, इन दोनों को समझाना पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि इसके कुछ समझ में ही नहीं आता, तो वो ये दोनों में होते हैं, ठीक है। ये मध्यम वालों को हम लोग क्या करते हैं, उनको पुश कर करके हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका, ठीक। तो ये आपके एग्जाम में अगर आपके आएंगे तो इसको आप ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। अगर पूछा जाए कि इसमें और कैसे आपसे पूछाएगा, ठीक है सर? हाँ बोलिए। सर ये माइल्ड और मॉडरेट में कितना डिफरेंस रहेगा? जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू कैसे उसको बताएंगे, डिफाइन करेंगे? ये आप एवरेज निकालोगे तब आपका निकलता है ना कि 50 या 50 के ऊपर आता है तो आप माइल्ड में रखेंगे। अगर 50 के नीचे मतलब 49 से 35 के बीच में आता है तो आप मॉडरेट में रखेंगे, हल्के मध्यम में रखेंगे हम लोग, जी सर, ठीक है। हल्के मध्यम में हम लोग रखेंगे इनको, जी। फिर इसमें बात आता है कि जब इतनी चीजें हम लोग ने पढ़ ली तो फिर एक और भी चीज आता है कि इसके जो है हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड टर्मिनोलॉजी की अगर देखेंगे कि पुराने समय में किसको क्या कहते थे, एग्जाम में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि देखिए प्रोफाउंड जो है इसको हम लोग इडियट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पुराना बना दे, इसको इडियट बोलते हैं, इडियट, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इडियट बोलते हैं। आप लोग बोलते हो ना अपने फ्रेंड सर्कल में या कहीं पर आप लोग बोलते हो कि बेवकूफ हो क्या, तो इडियट का मतलब बेवकूफ होता है, ठीक, बेवकूफ होता है। पुराने पद्धति में मतलब पुराने टाइम में, हाँ पुराने टाइम में इडियट, प्रोफाउंड को इडियट हुआ, आज भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहले प्रोफाउंड नहीं आता, प्रोफाउंड से पहले जो है इडियट ही बोला जाता था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसको इडियट, अब इसके बाद आता है मूर्ख।
मूर्ख किस में जाएगा बताओ? मूर्ख या इसमें जो है इसको कहते हैं, मूर्ख वाले को कहते हैं कि मूर्ख हो क्या, कि मूर्ख का मतलब तो कुछ देर के लिए उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं एम्बेसाइल बोलते हैं। क्या? एम्बेसाइल। ठीक है, एम्बेसाइल। ठीक, एम्बेसाइल होता है। और ये दोनों को पुराने टेक्नोलॉजी में इन दोनों को एक साथ में ही लेके किया था, इन दोनों को अलग नहीं किया गया था। ठीक है, पुराने समय में इन दोनों को एक साथ लेके किया गया था, अलग नहीं किया था। अब बात आती है माइंड को क्या कहते हैं। माइंड को क्या कहते हैं ये ध्यान रखो। अब माइंड को क्या कहते हैं? तो माइंड को कहते हैं मोरॉन। क्या कहते हैं? MORON, मोरॉन। या फिर इसको कहते हैं फीडेबल। क्या बोलते हैं? फीडेबल माइंडेड। फेबल। ठीक है, फेबल माइंडेड। सर ये दोनों के लिए हो जाएगा ना तब? ये इसके लिए हो जाएगा, ये इसके लिए। मोरॉन और फेबल माइंडेड का मतलब होता है मूर्ख या दुर्बल बुद्धि वाला। मूर्ख या दुर्बल, ये मीनिंग मोरॉन्स का भी आएगा, फेबल माइंडेड का भी आएगा। तो ये माइंड के अंतर्गत ही आता है। इसको सामान्य भी बोलते हैं ना कभी कभी। तो ये पुराने समय में था, पुराने समय का नहीं, हमें नए जनरेशन का याद रखना है। माइंड का 50 से 70 होता है, मॉडरेट का आपका 35 से 49 होता है। 10 मिनट। मॉडरेट का 35 से 49 होता है, सेवरे का आपका 20 से 34 होता है, और प्रोफाउंड का ये। तो यही एग्जाम में हम लोग के पूछा भी जाता है। अब पूछिए अब आप। सर हम ये पूछ रहे थे कि ये जो हल्का और गंभीर है, ये दोनों एक में ऐड होके ये मॉडर्न और फिडेबल होगा कि एक में ही सिर्फ माइल्ड का? साथ में रखा जाता था। ठीक, पुरानी टेक्नोलॉजी में मतलब साथ में रखा जाता था। तब ये आपका आएगा यहाँ पर आपका 34 से 49 आ जाएगा, वो 20 से 49 आपका आ जाएगा। पुराने में अगर दोनों के लेके चलोगे, पुराने में लेके चलेंगे 20 से 49 तक ये जाएगा आपका। समझ में आ रहा है सैलवी? हेलो हेलो। जी सर। क्या समझ में आया बताओ जरा मुझे भी। सर ये वर्तमान और गंभीर जो है पुराने समय के जैसे 20 से लेकर के 49 तक रखा जाता था, और जो इस टाइप पे है जो उसको अलग अलग रखा गया है, जैसे 35 से 49 तक वो मध्यमान को, मध्यम को, और गंभीर को 20 से 34। और बताओ नेहा, आप बताओ आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो चलो क्लियर, तो बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है एग्जाम में आपका आता है इससे रिलेटेड, इसके टाइप्स आते हैं। ठीक है, अब टाइप्स को भी देख लो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। चलो उसको हम दिखाते हैं आपको, उस चीज में क्या पूछे गए आपसे। अब बौद्धिक अक्षमता कितने प्रकार की होती है ये देख लो। ये तो थे कि इसकी बुद्धि के आधार पर किसको किस एवरेज में रखा जाता है। अब बात आता है कि इसको और कितने इसके टाइप होते हैं, तो लिखेंगे, लिख लीजिएगा। फ्रेगाइल। ठीक है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम। ठीक है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम है, जिसको बोलते हैं एफ, इसको शायद लिखते हैं FXS, शॉर्ट में हम लोग ऐसे बोलते हैं। सर बौद्धिक विकलांगता का ये टाइप है? हाँ, बौद्धिक विकलांगता में आपका आएगा। जी सर। ठीक, अब बौद्धिक विकलांगता में जब ये आता है तो इसमें बोलते हैं बौद्धिक अक्षमता के प्रकार में। ये फ्रेगाइल में होता है कि नाजुक, क्या होता है? नाजुक।
फ्रेगाइल मींस क्या होता है, नाजुक वाली चीज होती है। तो इसमें कहता है कि फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम FXS इज द मोस्ट कॉमन नाउ कॉज ऑफ एन इनहेरिटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। कहता है यह जो होता है FXS सिंड्रोम जो है दुनिया भर में सभी को विरासत में कहीं ना कहीं सब में आमतौर पे ये चीजें देखी जाती है। ये कुल मिला के इसमें हम कह सकते हैं ये कॉमन डिफिकल्टीज हैं, इसको बोलते हैं ये कॉमन डिफिकल्टीज है। कॉमन ये सभी के पास पाई जाती हैं, कॉमन डिफिकल्टीज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका डेवलपमेंट डिले होता है। क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट आपका धीमे होता है, डेवलपमेंट डिले होता है। ठीक है, क्या होता है, डेवलपमेंट आपका डिले हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट डिले होता है। और क्या होता है इसमें, और इसमें नो सोशल इंटरेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, नो सोशल इंटरेक्शन होता है, नो सोशल इंटरेक्शन होता है। फिर से पुअर आई कांटेक्ट इसमें होता है। क्या होता है, पुअर आई कांटेक्ट होता है इसमें। पढ़ लिए, लिख लिए। अब बताइए क्या होता है। चलो अब इसमें ये मेन पॉइंट तो मैंने बता दिया कि इसको कैसे पहचानोगे कि कॉमन डिफिकल्टी पाई है, इसमें डेवलपमेंट धीरे में होता है, सामाजिक विकास, इसमें सामाजिक संबंध जो होता है वो कम होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, सामाजिक संबंध कम होने से आंख का जो आई कांटेक्ट होता है वो सही से नहीं होता है। तो इसमें आता है, इसमें कहते हैं यह जो होता है यह एक आनुवंशिक स्थिति है। कहता है इट इज ए जेनेटिक कंडीशन। ठीक है, क्या है ये, इट इज ए जेनेटिक कंडीशन है, लिखेंगे जेनेटिक कंडीशन। ये जन्मजात या आनुवंशिक, ये आनुवंशिक स्थिति होती है जिसमें एक्स गुणसूत्र में उत्परिवर्तन मतलब डीएनए की संरचना में परिवर्तन होने के कारण होता है। लिखेंगे डीएनए में, डीएनए के स्ट्रक्चर जब चेंज होता है, लिखेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है, ये होता है, ये डीएनए जैसे देखते हैं कोई भी व्यक्ति जो है इसमें देखते हैं कि क्या होता है कि इसमें जो है जन्म से ही लोगों के शारीरिक विकास में, उनके व्यवहार में, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस में, सब चीजों में डिफरेंट होता है। कि कोई देखो लंबाई किसी की कम है, कोई कम बोलता है। तो ये सब क्या है, जेनेटिकल प्रोसेस में पहले से ही प्रॉब्लम बनी रहती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम, एक्स सिंड्रोम जो ना, एक्स क्रोमोसोम सिंड्रोम की वजह से इसमें प्रॉब्लम बनी रहती है। क्लियर है, पूरे पॉइंट बताओ यहाँ पर किसके, ये पूरा समझ में आया कि फ्रीगाइल इसको बोलते हैं नाजुक। क्या बोलते हैं, नाजुक, हिंदी में नाजुक होता है ना। चलो जान दो, फ्रीगाइल एक्स सिंड्रोम क्या होता है। तो फ्रीगाइल एक्स सिंड्रोम आप बताओगे कि इसको सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो पहचानो कहोगे इसमें कॉमन ये डिफिकल्टी सब में पाई जाती है। कैसी, जैसे डेवलपमेंट, उनका विकास जो है देरी से होता है, इनका सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है, इनकी आई कांटेक्ट पुअर होती है, इनमें जो है डीएनए के स्ट्रक्चर में परिवर्तन होने के कारण जो है ऐसी बीमारियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं हम लोगों को। क्लियर पॉइंट बताओ। जी सर। ठीक है, इसमें और क्या होता है, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज होती है। क्या होता है, इसमें और लिखना चाहोगे तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करने में उसको प्रॉब्लम होती है, संचार की कठिनाई होती है। क्लियर है, बताओ। और उसको बिहेवियर में, प्रोसेसिंग, सेंसरी और भी जितनी चीजें होती, मतलब की पॉइंट जो था कि खराब आंखों के संपर्क की बात अगर करोगे इसमें आएगी आपकी।
क्लियर। तो ये आपका पूरा पूरा इसमें जितनी भी चीजें थी वो चीजें मैंने बताने के बाद इसी के साथ कंपेयर करके अगर हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम को, ठीक, क्या पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम एग्जाम में पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इसीलिए इसको कंपेयर करके हम पढ़ा रहे हैं ना डाउन सिंड्रोम के बारे में। कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या होता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ये लिखेंगे जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जेनेटिक होता है। मतलब कहते हैं कि ये कॉमन रूप कह रहते हैं डाउन सिंड्रोम जो है सबसे जो है आमतौर पर आनुवंशिक गुणसूत्री रोग है, ठीक है। कहते हैं एंड कॉज एट लर्निंग डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन इन इंडिविजुअल विथ डाउन सिंड्रोम can have a range of common physical and developmental characteristics as well as a higher than normal incidence of respiratory and heart conditions। कहते हैं कि इसमें जो है डाउन सिंड्रोम जो होता है बच्चों में सीखने की अपंगता के कारण जो है कई प्रकार के शारीरिक और विकासीय लक्षण हो सकते हैं, साथ ही साथ सांस लेने में और हृदय की दशाओं में सामान्य घटनाओं में भी काफी ये तेज होते हैं। डाउन सिंड्रोम की जिनको प्रॉब्लम होती है उनमें ये सब चीजें प्रॉब्लम बनी रहती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो डाउन सिंड्रोम से क्या प्रॉब्लम होती है वो जान लो। सबसे पहले ये जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। दूसरा पॉइंट हम लोग पकड़ेंगे, इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, जबकि इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं बताया, इसमें डेवलपमेंटल डिले हो जाता है, इसमें होती लर्निंग डिसेबिलिटी आती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती है इसमें, ठीक। इसमें क्या होता है, राउंडेड फेस होता है, मतलब इसमें अगर पहचानेंगे तो जो भी इसके डाउन सिंड्रोम का जो भी होगा वो उसको राउंडेड फेस उसको होगा, उसको राउंडेड फेस, गोल चेहरा होगा उसका, ठीक है, पहचानने के लिए। और कम हाइट वालों में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कम हाइट वालों में ज्यादा, कम हाइट वालों में ये ज्यादा दिखाई देता है हम लोग को। इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है कुल मिलाकर, ये तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज तो यही है पूरा का पूरा। क्लियर है ये पॉइंट, क्योंकि इसको कंपेयर करके जब तक नहीं पढ़ेंगे हम लोग तब तक हम लोग के समझ में नहीं आने वाला है ये। जी सर। सर वो सांस वाला क्या बोल रहे थे कि बढ़ जाती है या कम रहती है प्रॉब्लम? इनमें जो है सांस मतलब इसमें कहते हैं सांस की दिक्कत हो जाती है, ठीक है, सांस लेने की और हृदय की जो धड़कन है इन दोनों में लिख लेंगे, श्वास और हृदय की धड़कन में परिवर्तन होता रहता है ना सामान्य घटनाओं में। लिखेंगे परिवर्तन कब होता है, सामान्य घटनाओं में भी होने लगता है। ये लोग ज्यादा खुशी या ज्यादा दुख जो है झेल नहीं पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? जी सर। लिख लिया, चले आगे। हाँ सर, ये वही है। हाँ, जब इतना हो गया, अब इतनी चीजें ये दोनों ही आती हैं तो दोनों के बारे में बता दिया है। अब देखो नेक्स्ट
आप हम लोग देखें, याद रखिएगा, ये कॉमन, ये जो है जेनेटिक कंडीशन पे होता है, ये क्रोमोसोम के जब क्रोमोसोम आपके डिसऑर्डर हो जाते हैं तब होता है। और ये कब होता है? जब डीएनए के स्ट्रक्चर में परिवर्तन। एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डीएनए में जब कोई परिवर्तन होता है कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम होता है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम होता है। तो आप बता सकते हो ये होता है जब क्रोमोसोम में डिसऑर्डर हो जाता है, क्रोमोसोम में गुणसूत्रों में जब परिवर्तन हो जाता है तो डाउन सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम आती है हम लोग। क्लियर पॉइंट? चल, हेलो, आवाज आ रही? हेलो, जी सर। चलो चलो, जी। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अब क्या होता है कि ना, कि मोबाइल भले ही इतना महंगा दिया है लेकिन वो हीट करते ही ऑटोमेटिकली ऑफ, नेट ऑफ हो जाता है उसमें। जब नेट ऑफ हो जाएगा तो अपने आप ही कट जाता है। अब उसके लिए है कि एसी लगवाओ। अब 30,000 का मोबाइल लिया, उसके लिए हम 50,000 की एसी लगवा दी। जी सर। ये तो घाटे का सौदा हो जाएगा फिर। चलिए, सर अब जो जितना महंगा होता है उसके नखरे ज्यादा होते हैं। हाँ, जो जितना महंगा होता है उसके नखरे ज्यादा होते हैं। क्या करें, अब ऐसे ही है। अब इतना मतलब हमने सोचा था कि भाई इतना महंगा लिया जाएगा, काम तो चलेगा ही, लेकिन अब वो जो है हीट वाली प्रॉब्लम अब ज्यादा करने लगी है। सोचा या तो फिर सर्विस सेंटर में दिखा दे इसको एक बार जाके। हाँ सर। जाते अभी क्लास ओवर हो जाए तब देखते हैं कहाँ पर इसका सर्विस सेंटर ले जाके उसको दिखाएंगे हम। चलो, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिसेबिलिटीज की। किसकी? फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करेंगे। किसकी? फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, शारीरिक अक्षमता या शारीरिक विकलांगता। क्या बोलते हैं? शारीरिक दिव्यांगता। ठीक, शारीरिक दिव्यांगता या विकलांगता या अक्षमता के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है इसमें, फिजिकल डिसेबिलिटी में क्या होता है बताओ? कहते हैं शारीरिक विकलांगता या मतलब कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी, कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी इज ए कंडीशन दैट substantially limits to one or more basic physical activities in life। कहता है शारीरिक विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जो जीवन में एक या अधिक बुनियादी शारीरिक गतिविधियों में प्रॉब्लम करते हैं। जैसे चलने में, सीढ़ी चढ़ने में, पहुंच कहीं पर ले जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उठाकर ले आने में, ले जाने में, तो ऐसी बहुत सी सारी प्रॉब्लम आती है जो फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। तो ये एग्जाम में जो पूछा आता है, एग्जाम में इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं, तो इनके टाइप्स लिख लो। टाइप्स ही इनके पूछे जाते हैं। कौन सी? फिजिकल डिसेबिलिटी के अंतर्गत कैरेक्टर्स की बात करेंगे, विशेषताओं की बात करेंगे। तो डिफिकल्टी देखिए, इनके कैरेक्टर की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे इनकी। तो क्या क्या चीजें आपके सामने आएंगी? देखिए, सबसे पहले क्या आता है? डिफिकल्टी आती है आपकी। क्या डिफिकल्टी आती है? तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा आपको? अगर इसमें बात करेंगे, इनकी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो डिफिकल्टी किस में आएगी? डिफिकल्टी इन किस में आएगा आपका? वॉक करने में इनमें आएगी, क्योंकि फिजिकल रूप से वॉक होगा, स्टैंड होने में, मूव करने पे, मतलब कि सबसे पहले वॉक करने में, फिर स्टैंड मतलब खड़े होने में, फिर मूव करने में। ठीक, इन तीनों चीजों में डिफिकल्टी होती है। लिमिट्स इनमें रहता है, क्या रहता है? लिमिट्स इनमें रहती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लिमिट्स की अगर हम बात करेंगे, लिमिट्स में क्या रहता है? तो लिमिट्स में हम लोग नॉर्मल मोटर एक्टिविटीज होती है। इसमें क्या होता है? नॉर्मल मोटर एक्टिविटीज होती है इसमें। ठीक है, अगर कहते हैं इनकी विशेषताओं की बात करेंगे तो इनमें क्या क्या विशेषताएं, मतलब कैसे पहचान सकते हैं, ये होता है। फिर क्या होता है? लैक ऑफ
ठीक, लैक ऑफ कॉम्प्लियंस होता है आपका ना, कॉम्प्लेक्स, लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है, लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका इनसे और आप इसमें क्या आता है, लैक ऑफ कॉम्प्लेक्स आता है, और आपका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता है, और आपका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आता है। ठीक, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, तो ये इनकी विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के अंदर हम जान सकते हैं कि इनकी क्या क्या चीजें। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इनके क्या टाइप्स की बात करेंगे, तो टाइप्स में आपकी क्या क्या चीजें आएंगी उनको हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, टाइप्स में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोगों को आएंगी वहां पर। ठीक है, टाइप्स में सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिखते हैं। पहला पॉइंट जो होता है नंबर 1 पर, उसको हम लोग लिखते हैं मल्टीपल डिस्ट्रॉफी लिखते हैं, मल्टीपल डिस्ट्रॉफी। ठीक, सबसे पहले मल्टीपल डिस्ट्रॉफी आता है। फिर इसके बाद आपको और क्या मिलेगा, सेरेब्रल पल्सी मिलेगी आपकी नंबर 2। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ, सेरेब्रल पल्सी आती है, सेरेब्रल पल्सी। ठीक, सेरेब्रल पल्सी आती है। सेरेब्रल पल्सी के बाद फिर और कौन सा आता है बताइए, नंबर 3। नंबर 3 पे सेरेब्रल पल्सी के बाद हम लोग लेंगे मल्टीपल और आपका स्क्लेरोसिस। क्या होगा, मल्टीपल, ठीक, आप क्या है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। स्क्लेरोसिस आपका होता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है नंबर 4 पर। नंबर 4 पे आपका जो आता है, नंबर 4 पे आपका आता है और आपका स्पाइनल बिफिडा आता है। क्या आता है आपका, स्पाइनल बिफिडा आता है आपका, स्पाइनल बिफिडा, स्पाइनल बिफिडा आता है। फिर नंबर 6 पर हम लोग बात करते हैं। नंबर 6 पे आपका क्या आएगा, मस्कुलर एट्रोफीज। क्या होता है, मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर एट्रोफीज आता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है, फिर नंबर 6 पर हम लोग बात करेंगे। नंबर 6 पर आपका क्या आएगा, स्पाइनल मस्कुलर माइंड, स्पाइनल क्या आता है, स्पाइनल मस्कुलर आता है। ठीक, स्पाइनल मस्कुलर आता है। और एक और आता है आपका पता है, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। क्या आता है नंबर 7 पे, स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ठीक है, इतनी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे कि इससे क्या कौन कौन सी बीमारी होती है और बीमारी होने के बाद किसकी वजह से इसके अंतर्गत आता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे, चलिए सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या चीजें हम लोग लिख सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले बताइए, मल्टीपल डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत क्या आता है आपका, वीकनेस ऑफ मसल्स आता है। ठीक है, बताओ भाई।
पहले इसकी प्रॉब्लम जानते, प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तब जाके समझ में आएगी ना कि किसकी वजह से क्या होता है। जी सर। पहले बीमारी ना बताए, पहले बताए कि होता क्या चाहिए ना इसके बारे में। चलो सबसे पहले इसकी बात हम करेंगे, तो बताइए मल्टीपल डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मसल्स डिसऑर्डर होता है। क्या होता है लिखेंगे, तब जाके आप प्रॉब्लम को पकड़ पाओगे। यह मस्कुलर डिसऑर्डर होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर, इसको साफ करते ना, मस्कुलर डिसऑर्डर। क्योंकि इसको इसलिए ऐसा लिखा रहे क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा तो आप एक्यूरेट इसको कर सको ना, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। मस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक, मस्कुलर डिसऑर्डर होता है। ठीक है, अब मस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से अब देखो इसमें क्या बीमारी आएगी आपकी। मस्कुलर डिसऑर्डर जब होगा तो वहां पे वीकनेस ऑफ मसल्स आएगा। क्या आएगा आप यहाँ पर, इसको लिखेंगे वीकनेस ऑफ मसल्स। ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल्स आपका आएगा। वीकनेस ऑफ, ठीक है, वीकनेस ऑफ मसल्स की बात करें, ठीक है, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी में क्या होता है बताओ जरा, सेरेब्रल पल्सी में बताइए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसमें क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। जी सर। ठीक है, न्यूरो प्रॉब्लम होती है, क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल, लिख लो पूरा, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ठीक, न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन होती है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब इसमें नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी आती है। क्या आती है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़कर आपकी आएगी। इसमें लिख देंगे नर्वस सिस्टम ना, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होगी, नर्वस सिस्टम। अब आती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है प्रॉब्लम। जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखेंगे तो इसमें क्या होती है, न्यूरोलॉजिकल, इसमें भी न्यूरोलॉजिकल ही होता है आपका। क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल। अब यहाँ पर क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल के साथ साथ इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, न्यूरोलॉजिकल दोनों में ही है कॉमन, उसमें कंडीशन होती है और इसमें आपका क्या होता है, डिटेरियोरेशन होता है आपका ना। लिखिएगा, डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, न्यूरोलॉजिकल डिटेरियोरेशन होता है। इसके अंदर इससे कौन सी बीमारी होती है बताओ जरा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस से। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं नो होता है इसमें, जैसे पैर का शून्य हो जाना, अभी सब बताते हैं ना, अभी सबके बारे में बताएंगे। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कहते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल नो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नो, ठीक, ये आता है आपका। ठीक है, फिर इसके आता है स्पाइनल बिफिडा।
क्या आता है स्पाइनल बिफिडा में? हेलो। जी सर। हाँ हाँ, स्पाइनल जी बिफिडा सर। में देखिए क्या हो जाएगा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ हाँ, इसमें भी जो होती स्पाइनल बिफिडा में हम लोग देखेंगे कोजेंटिकल। ठीक है, कॉन्जेंटियल। ठीक है, कॉन्जेनिटल है आपका, कॉन्जेनिटल। ठीक है, कंजेनिटल आपका और है मालफॉर्मेशन। क्या है? मालफॉर्मेशन। ठीक, मालफॉर्मेशन, मालफॉर्मेशन ऑफ द, कहते हैं ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा ना, क्योंकि ये और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट कर सर। लीजिएगा। यस सर। और सीपी आपका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो कोजेंटिकल, कोजेनिटल मैलफॉर्मेशन और मालफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या होती है ये जान लो कि इसको अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, तो क्या होता है स्पाइनल बिफिडा में हमेशा क्या होता है, पैरालिसिस का भी शिकायत ज्यादा होती है ना। किसकी? पैरालिसिस की शिकायत ज्यादा होती है। इसमें क्या लिखेंगे? पैरालिसिस डाल देंगे आप। क्या लिखेंगे? पैरालिसिस। ठीक है, पैरालिसिस की शिकायत इसमें आपकी हो जाएगी। फिर इसके बाद देखें मस्कुलर एट्रोफी में क्या होगा, बताओ। मस्कुलर एट्रोफी में जब जाएंगे, एट्रोफी है, हाँ, मस्कुलर एट्रोफी में वीक वीक मस्कुलर लो एंड डिले, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है मस्कुलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है। मस्कुलर डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या आता है, वीक मस्कुलर होता है, लो एंड डिले। लिखेंगे वीक मसल्स हो जाएंगे। वीक मसल्स के साथ साथ इसमें लो एंड डिले डेवलपमेंट। लिखेंगे लो एंड डिले डेवलपमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर इसके क्या आता है स्पाइनल मस्कुलर में क्या हो जाएगा, स्पाइनल मस्कुलर में ठीक है, स्पाइनल मसल्स इसके साथ और आता है लिखकर स्पाइनल मसल्स माई, ठीक, स्पाइनल मसल्स माई पैथिस, पैथिस। ठीक है, पैथिस। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है लो मसल्स टोन होते हैं आपके। लिखेंगे लो
लिख लीजिएगा, लो मसल टोन। ठीक, लो मसल टोन हो जाता है इसमें आपका। ठीक है, यही इसकी प्रॉब्लम है, ये मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम। फिर स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है बताओ? ये इसमें हमारे न्यूरोलॉजिकल स्पाइनल कार्ड में जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है डैमेज वो। होता है यहाँ पे। हाँ, न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल क्या हो जाता है? न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। डैमेज की बात करते हैं ना, न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका। समझ में आ गए इतनी पॉइंट? बताओ। इसमें डैमेज के रिजल्ट कुल मिला के आते हैं। ठीक है, ये है पॉइंट, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। एक आता है और एक इसी में अभी बताएंगे। अब इसके बाद आपका आएगा मल्टीपल डिसऑर्डर आएंगे आपके। क्या आएगा? मल्टीपल डिसऑर्डर। तो मल्टीपल डिसऑर्डर में कौन कौन से आते हैं उसको देख लेंगे हम लोग। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, नहीं। अब मल्टीपल डिसऑर्डर की जब बात करेंगे तो मल्टीपल डिसऑर्डर का भी डिवाइडेशन ऐसे करें, इसको साफ कर दें। जी सर। ठीक सर अब ये सभी का अलग अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे है। जो फिजिकल में आपने बताया मल्टीपल और सेरिब्रल, इनका सब अलग अलग अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। नहीं, अब हो गया। अब इसमें जो एग्जाम में पूछा जा रहा कंप्लीट है हो गया वही ना? बता दे रहे ना, कि डायरेक्ट आपके क्वेश्चन को टच कर जाए जो। ठीक, अब इसके बाद मल्टीपल वो आता है आपका ना, क्या आता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी। मल्टीपल डिसेबिलिटीज हम लोग पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं बहुदिव्यांगता। बहुदिव्यांगता होती है। बहुदिव्यांगता में आपके क्या आएंगे? तो इसमें आपके टाइप देखोगे तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले डिसलेक्सिया होती है आपकी। ठीक, इसके बारे में आप जानते ही हैं, डिसलेक्सिया है नंबर 1। और क्या है आपकी बताते हो? डिसलेक्सिया के बाद नंबर 2 डिस्प्रैक्सिया है ना आपका। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया डिस्प्रैक्सिया है। फिर नंबर 3 के बाद नंबर 3 पे क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हम लोग को मिलता है। डिस्ग्राफिया है नंबर 4 पे। डिस्ग्राफिया के बाद तो लोग क्या मिलता है? डिस्कैलकुलिया है आपका। डिस्कैलकुलिया है आपका। फिर इसके बाद फिर आपका क्या आता है? आपका एक आता है आपका नंबर 5 पर ए। ठीक है, क्या आता है? ADHD। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिख लेंगे। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? बताए, पता है किसी को कि मैं लिखूं? अटेंशन। जी सर, पता है। बताए, बोलते हैं अटेंशन, अटेंशन डिफिशिएंट, हाइपर दिखाते आइए। अटेंशन के बाद डिफिशिएंट, डिफेक्ट। हाँ, DEFICIENT, डिफेक्ट एंड हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिविटी, हाँ, हाइपर एक्टिविटी। एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। एक्टिविटी डिसऑर्डर।
जी ठीक, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ADHD बोलते हैं, ठीक है। ये होता है आपका। और आपके हाँ। मेंटल रिटार्डेशन आता है आपके इसी में, नंबर 6 पर अगर हम बात करेंगे मेंटल रिटार्डेशन भी हम लोग लिख लेंगे। लिखें इसी में कि अगर लिखें, इसी में लिख देते हैं मेंटल रिटार्डेशन। जी जी। मेंटल रिटार्डेशन आता है आपका। और नंबर 7 पे और क्या है आपका, और इसमें आपकी ऑटिज्म आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ऑटिज्म में क्या होता है बताओ, ऑटिज्म में जो है तनाव हो रहता है, तो बच्चा अकेले वहां पर हो जाता है आपका। जी सर, ऑटिज्म में यही होता है, वो अपने आप हमेशा मतलब अपने आप को अकेला महसूस करता हाँ, है, ज्यादा लोगों से एक मिलता आता है जुलता नहीं है। लेप्रोसी कार्ड ना, हाँ। लेप्रोसी कार्ड भी लिख लो। लेप्रोसी कार्ड पर्सन, ठीक। चलिए अब इसके सामने लिखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आती है इसमें, बताओ जरा। सर 5वें में आपने हाइपर एक्टिव के बाद क्या लिखा है? हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हम लोग। चलो आप सबसे पहले बताइए डिसलेक्सिया में हम लोग क्या क्या चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। सबसे पहले सर स्पोकन इसमें बोलने है में, रीडिंग। हाँ, रीडिंग डिसलेक्सिया में है रीडिंग, स्पोकन होता राइटिंग, है। स्पेलिंग। इसमें इसमें और क्या आता है, रीड रीड करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है ना। हाँ जी सर। रीड के साथ और क्या प्रॉब्लम आती है, लिखने में। लिखने में, ये 3 चीज में होता है। और भी इसमें रीडिंग, स्पीकिंग आपने लिखा ही दिया, स्पेलिंग स्पीकिंग। नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन या तो कह सकते हैं इसी को, अथवा करके नॉन वर्बल जी सर। ना, नॉन वर्बल हो जाएगा आपका, नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। ये एग्जाम में एक बार आया था तो मैंने लिख लिया था ना, नॉन वर्बल आपका इंफॉर्मेशन भी इसके अंतर्गत है। फिर आप डिस्प्रेक्सिया की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सर मोटर प्लान की इसमें डिसेबिलिटी रहती है, इनएबिलिटी बोलते हैं। बताइए क्या बताए, जी बताइए। सर। इनएबिलिटी टू, होता क्या है ये, सर डिस्ग्राफिया है ना सर? नहीं, डिस्प्रेक्सिया डिस्प्रॉक्सिया। है। बताओ डिस्प्रेक्सिया में क्या होगा। सर डिस्प्रॉक्सिया में हाँ, डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, इसमें कहता है कि द इनएबिलिटी टू मोटर प्लान टू मेक एन एप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स, कहता है उचित शारीरिक प्रतिक्रिया करने के लिए जो है असमर्थता होती है। कोई भी काम करना चाहते हैं लेकिन वो सोच तो रहे हैं लेकिन वो हाथ उठ नहीं पा रहा है, या वो पैर उठ नहीं पा रहा है, या बॉडी वो मूव नहीं कर रही है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू मोटर प्लान बोलते हैं हम लोग, ठीक। क्या लिखेंगे, द, कहेंगे कि उचित शारीरिक प्रतिक्रिया करने के लिए असमर्थता जो होती है, ठीक। ये होता है मोटर प्लान होता है आपका। फिर डिस्ग्राफिया की बात करेंगे, तो डिस्ग्राफिया में आपका क्या आएगा, ये हैंड राइटिंग वाला, हैंड डिफिकल्टीज राइटिंग। विद स्पेलिंग। ये याद रखिए, हाँ। डिफिकल्टी विद स्पेलिंग। जैसे आप तारे जमीन पर आपने देखा होगा, सभी लोग एग्जांपल देते हैं, या हम लोग कोई वर्ड ऐसा होता है जिसको जैसे टा, कोई टा को था बोल देता है, ये डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग।
डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग की बात करते हैं। ठीक, डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग की बात करते हैं। स्पेलिंग में क्या प्रॉब्लम होगी, डबल एल होगा ना। जी सर। हाँ, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, कहते हैं डिफिकल्टी विथ द एक्ट ऑफ राइटिंग बोथ इन द टेक्निकल एज वेल एज एक्सप्रेसिव सेंस। कहते हैं कि इसमें डिस्प्रेक्सिया में तकनीकी और अभिव्यंजन, मतलब जो बोलते हैं, बोलने सुनाई तो सही देता है लेकिन लिखने में गलती हो जाती है। क्या हो जाती है, कहते हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। मतलब इसीलिए इसमें डिसकैलकुलिया डिफिकल्टी विद कैलकुलेशन, कहते हैं वर्तनी में कठिनाई हो भी सकती है। सॉरी, इसमें जो है इतनी चीजें आपकी कुल मिला के होती है कि इसमें क्या होता है कि जब कभी कोई टीचर बोलता है, हमें सुनाई तो देता है सही लेकिन हम उसको वर्ड को गलत लिख देते हैं। जैसे कमल को कलम लिख देना या कलम को कमल लिख देना, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर डिसकैलकुलिया में क्या होता है, गणित गणना संबंधी जो प्रॉब्लम होती है। ठीक, डिफिकल्टी विद कैलकुलेशन, डिफिकल्टी डिफिकल्टी विथ होगा ना, डिफिकल्टी विथ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, एडीएचडी वाले में बताओ भाई, इसमें क्या होता है प्रॉब्लम। सर इसमें अटेंशन की कमी होती है और कुछ ज्यादा ही एक्टिविटी करने लग जाते हैं बच्चे। हाँ, जैसे कहते हैं, मतलब वो किसी चीज पे फोकस नहीं दे पाते हैं और वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करने लग जाते हैं, फोकस नहीं कर पाने की। जैसे कि अपने होमवर्क, जैसे बच्चों को हम लोग होमवर्क देते हैं, वो हम होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाते, जिसके चक्कर में वो, इसमें मैंने 3 चीज लिखा है, इंटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी होती है और आपने इसमें डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होती इंटेंशन है। लिखा है। हाँ, ठीक, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, इसका की पॉइंट लिखा है, इसका की पॉइंट लिखा है इंटेंशन, इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी। इंटेंशन में क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं कर पाएगा, शांत नहीं बैठ पाता है। इम्पल्सिविटी में तुरंत गुस्सा आ जाता है बच्चे को, और हाइपर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव रहने लगता है। हाँ ठीक, हाइपर एक्टिव में हम बोल सकते अति सक्रिय हो जाना, अति सक्रियता। हाँ, वो भी नुकसान है। वो भी नुकसान है। ये आपका डिस्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, विचलित हो जाना, विचलित होना। और इम्पल्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, आवेगशील हो जाना, तुरंत उसको आ जाता है। आवेगशील जो होता है। अब आपको पता होगा कि बहुत से लोग ऐसे आपको मिलते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन पेपर में जैसे ही वो जाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, वो ज्यादा अति हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है उनको। फिर जैसे ही पेपर देखते हैं, 2-4 क्वेश्चन देखा तो उनका दिमाग का संतुलन खो जाता है। जब दिमाग का संतुलन खो जाता है तो वो पूरा का पूरा पेपर खराब करके चले आते हैं। ठीक है, तो ऐसे एडीएचडी वाले लोग ज्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, एडीएचडी वाले लोग हम लोग को ज्यादा मिलते हैं। फिर आपका मेंटल रिटार्डेशन आता है। मेंटल रिटार्डेशन में होते हैं मानसिक मंदता। इसमें कहते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है बताओ, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है इनके दिमाग का। ठीक, इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि
किसी व्यक्ति के दिमाग में जो है अधूरे विकास, मतलब पूर्ण का पूरा अधूरा विकास हो नहीं पा रहा। कुल मिला के इनको जो कॉग्निटिव वाली प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी होती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम होती है और लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, गति मोटर मोटर वाली प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है। जी इतनी चीजें इसमें आती हैं आपकी। इनकम्प्लीट डेवलपमेंट में आपकी सबकी चीजें, जहां तक जितनी चीजें आती हैं सबकी सब आ जाएंगी। लेप्रोसी कर्व में क्या होता है, लेप्रोसी कर्व में एक ऐसी जगह होती है जहां पर एक ऐसी जगह होती है जो पूरा पूरा शून्य हो जाती है, व्हाइट हो जाता है आपका ना, कहते हैं कि लॉस ऑफ सेंसेशन, बोलते हैं लॉस हाँ, ऑफ उनको पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है सब। सेंसेशन, वहां के चमड़े या वहां का जीवन जो है समाप्त हो जाता है, मतलब कोई हो भी जाता चीज हाँ। शून्य हो जाता है ना, शून्य हो जाना, उस अंग में जान ना होना, ये भी कह सकते हैं। या कोई चीज शून्य हो जाना या किसी अंग में जान ना होना आपका लेप्रोसी कहलाता है आपका। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट यहां तक बताओ। अब आता है लोकोमोटर, एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप लोगों ने नहीं लिखा ना, मैंने लिखा ना बताया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या होती है बताओ। सर उसको लोकोमोटर मतलब चलने वलने में प्रॉब्लम। हाँ आप बताइए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी हिंदी में बोलते हैं गतिरोध विकलांगता। इसमें क्या रहता है, इसमें हड्डियों में प्रॉब्लम रहती, जोड़ों में प्रॉब्लम रहती, मतलब डिसेबिलिटी ऑफ बोन्स, ज्वाइंट और मसल्स लिखेंगे, इसमें लिखिएगा, जी लिखेंगे डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी ऑफ, डिसेबिलिटी ऑफ, अब किसमें होगा, द बोन्स, ठीक है। बोन्स के बाद ज्वाइंट आएगा आपका, ज्वाइंट आएगा, ज्वाइंट के साथ साथ और क्या आएगा, मसल्स आएगा आपका ना। मसल्स आपके आएंगे। मसल्स इन सब चीजों में क्या होती है, सामान्य रूप से सेरेब्रल पल्सी के भाग दिखाई देते हैं, कहते हैं इसमें सेरेब्रल पल्सी का एक सामान्य रूप हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जिसमें कहते हैं रीढ़ की हड्डी में जब उसमें पूरा पैरालिसिस की जो होता है ना, पैरालिसिस की कंडीशन इसमें भी धीरे धीरे आने लगती है, ठीक। तो यही होता है आपका इसमें, ठीक। फिर इसमें आपका ये हो गया, और क्या बचता है लोकोमोटर के बाद, देखते हैं और क्या बचता है आपका भाई। फिर आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइवर्स लर्नर ऑफ इंक्लूजन। अब इंक्लूजन में डाइवर्स लर्नर की पहचान कैसे करेंगे, वो आप लोग को आता है पहचान करना कि नहीं आता बताओ। पहचान कर लोगे, की पहचान करना भी बताए, पहचान तो कर ही लोगे। अब इतनी प्रॉब्लम सुन के बारे में आप हाँ लोग सर, जान चुके उनको हो। प्रॉब्लम होती है, मतलब उनकी एक्टिविटी ही अलग रहेगी जिससे पता हाँ चले कि डाइवर्स लर्नर है। उनमें मेजर एस्पेक्ट से संबंधित रहेगा, जैसे कि सुनाई नहीं देना, दिखाई नहीं देना, दिखाई कम देना, ये सारी चीजें रहेगी। हाँ ये सब चीजें आपकी उसके अंदर बताएगी। स्पीच बोलने का प्रॉब्लम होगा उनको। हाँ लोकोमोटर भी लिख लिया ना। जैसे इसमें और क्या क्या आएगा आपका, बोन ज्वाइन इसको बता दिया। इसमें कहता है कि पॉलीमो, या इसको लिख लो, ये एग्जाम में आया है, ये पॉइंट लिखो, ठीक है। पॉलीमो, पोलियोमाई, ठीक, पोलियो माइ, एक तो नाम बड़े कठिन होते हैं, पोलियोमाइलिटिस, बहुत माइलिटिस, डिफिकल्ट है एकदम। पोलियोमाइलिटिस, ठीक, पोलियोमाइलिटिस, सेरेब्रल पल्सी, ठीक, सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल पल्सी और एम्पुटेशन होता है, एम्पुटेशन।
ये एग्जाम में आया था ये लाइन, इसलिए इस लाइन को भी लिखना जरूरी है आपका। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी आपका आता है, जैसे प्री नटल होते हैं। ठीक है, नटल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे ना। लिख लिया, इसको साफ करें। इतना हो गया, साफ करें इसको। हेलो, साफ करें। सर किनारे वाला नहीं कर, तो आप लोग को मोटर हो गया, यही लिख रहे थे। नहीं, सेकंड 2 सेकंड सर, लास्ट वाला ये लोकोमोटर वाला लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिख लीजिए लिख लीजिए। हो गया। अब देखेंगे नटल डेवलपमेंट। क्या देखेंगे? नटल डेवलपमेंट। ठीक है, नटल डेवलपमेंट देखेंगे। सबसे पहले आपकी कितने प्री नटल आपका आएगा, फिर पोस्ट नटल आएगा, नटल आएगा, फिर और क्या आपका आएगा, साइकोलॉजिकल इसके फैक्टर्स आएंगे आपके, जो भी हुआ। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, सबसे पहले बताओ इसमें दोनों में क्या, प्री नटल में क्या होता है, इसमें बर्थ तो पहले आएगा। जी सर, बर्थ के बाद। अब बिफोर और आफ्टर की कहानी हमें याद रखनी है। प्री में बिफोर होता है और आफ्टर में, ये आपका पोस्ट में आफ्टर होता है। ठीक, अब इसमें साइकोलॉजिकल इसका फैक्टर क्या होगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर इसमें क्या क्या आपके आएंगे, स्ट्रेस आएंगे, डिप्रेशन आएगी, इसमें क्या है, स्ट्रेस आएगा। मतलब इन दोनों में जब कभी ऐसे बच्चे होते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है साइकोलॉजिकल फैक्टर में, सबसे पहले स्ट्रेस आएगा। ठीक है, स्ट्रेस के बाद और क्या आप आएंगे, डिप्रेशन आएंगे, डिप्रेशन आता है, और इनको फोबिया टाइप का रहता है। क्या आता है, फोबिया, फोबिया रहती है। ऐसी तमाम इनकी प्रॉब्लम होती है। अगर इसको देखते हैं, सोशल फैक्टर भी आता है। सोशल फैक्टर की बात करेंगे तो सोशल फैक्टर में आपका क्या आएगा, सोशल फैक्टर में आपकी यहाँ पे मेंटल, जैसे मेंटली रूप से प्रॉब्लम में आएगी। हाँ, इसमें रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ, मेंटली प्रॉब्लम आएगी, मेंटल प्रॉब्लम आएगी। और क्या होगा, सोशल, और इसके साथ हम लोग देखते हैं कि लो बर्थ वेट होता है, कि जन्म के समय इनमें क्या होती है, इन दोनों में जन्म के समय इनका वेट कम होता है। ठीक है, इनका साइज छोटा होता है। तमाम ऐसी चीजें हम लोग को मिलती है आपकी इसमें। ये इतना आपका कंप्लीट होता है। अब आता है, इसके बाद आपका आएगा एजुकेशनल। इसके बाद इसमें क्या आपका आएगा, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन वैसे ही होता है जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने में। मूल्यांकन कैसे, जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है इसमें मूल्यांकन के बारे में। ठीक है, कि इसका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं, तो मूल्यांकन इनके दो तरीके से आप कर सकते हो, आपको पता है ना मूल्यांकन का भी, चलो बता देते हैं ना मूल्यांकन में भी क्या क्या होता है। जैसे मूल्यांकन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसमें मूल्यांकन की जब बात करते हैं, इवैल्यूएशन की जब बात करते हैं, तो इवैल्यूएशन भी मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए हैं।
कैसे? एक टाइप्स अगर बताए हैं, टाइप्स अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने 2 टाइप्स बताए। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन, क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन और क्वांटिटी और आपका टाइम। पहला क्वालिटी में डाला है, दूसरा टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। इन 2 टाइप्स में इन्होंने डिवाइडेशन किया है पहले। फिर इसके बाद जब आप देखोगे तो इसको जो है 2 भागों में डिवाइड किया है। 2 भाग कौन से? सबसे पहला आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, और दूसरा क्वालिटेटिव है आपकी। क्वांटिटेटिव है आपका, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए, इसकी जब हम बात करते हैं ये संख्या के आधार पर होता है, संख्या के आधार पर होता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे इसको, ये गुणों के आधार पर होता है, गुणों के आधार पर होता है। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? फिर इसके हम देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन को कौन से भागों में बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, बताओ जरा, बताइए। सर ये नहीं पता। नहीं पता है? समेटिव फॉर्मेटिव जानते हैं ना? अच्छा ये एक फॉर्मेटिव हो जाएगा, इसी तो टाइम पर ध्यान दो, फॉर्मेटिव, और दूसरा समेटिव। एक फॉर्मेटिव समेटिव, हाँ फॉर्मेटिव ड्यूरेशन होगा और समेटिव कोई टेस्ट लेके पता चलेगा। इसमें ये कंटिन्यूअस होगा आपका। हाँ ये हम ड्यूरेशन जब हम क्लास लेते रहेंगे तब पता चल जाएगा कि बच्चा कौन सा है। और एंड होगा आपका, इसमें हम टेस्ट लगाएंगे, एंड में इसका इवैल्यूएशन करेंगे हम लोग जी। ठीक है। तो ये आपका इवैल्यूएशन कह सकते हैं सेक्शन बी आपका पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें जो आपका बचता है आपका सेक्शन डी, सी और डी, जिसमें क्लासरूम में देखो हम लोगों ने पढ़ लिया पहले से ही कि जैसे इंक्लूसिव क्लासरूम होगा, उसमें बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, मानव संसाधन तथा अनुदेशात्मक व्यवहार होंगे आपके, इसमें असमान शिक्षार्थियों के लिए पाठचर्या तथा अनुकूलन। तो ये सब चीजें आपको बताई जा चुकी, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं बताने को ना, कि कैसे क्लासरूम आपने पढ़ाया था ना वही आएगा। क्या बोले? कल जो आपने पढ़ाया था क्लास में वही इसमें आएगा। हाँ वही जो कल मैंने पढ़ाया है वही सब इसमें आना है। कुल मिला के आपका सिलेबस आज की डेट में कंप्लीट होता है। जैसे इसमें कह रहा है ना कि समावेशी शिक्षा में जो आपका सेक्शन डी है, कहता है समावेशी शिक्षा में बाधक तत्व क्या होते हैं। तो बाधक तत्व तो आप बता सकते हैं, समाज में चल रही कुरीतियां होती हैं, सामाजिक शैक्षिक आधार चलते हैं, समसामयिक स्थितियां चलती हैं। तो ये सब चीजों को मिलाकर आप इसमें दिखा सकते हो और इसको रिसर्च के माध्यम से हम आगे बढ़ाकर बता सकते हैं। क्लियर? जी सर। ठीक। तो कल की डेट में हम लोग रिलैक्स करेंगे, कल की डेट में हम रिलैक्स करेंगे, मैं रिलैक्स करूंगा। फिर परसों से कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम लोग हम क्या करेंगे, अब याद रखिएगा, एक बता दे रहा हूं कि सुबह टाइम आपको फर्स्ट पेपर के पीवाईक्यूज मिलेंगे और शाम को आपको सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज मिलेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, क्योंकि समय आपके पास भी कम है, समय हम लोग के पास भी कम है। तो हम क्या करेंगे, सुबह एक वीडियो देंगे और शाम एक वीडियो, कोशिश करेंगे। या फिर अगर 2 क्लास हो सकती है, जैसे अगर मैंने एक दिन में 4 क्लासेस ली यूट्यूब पर, तो 1-1 घंटे की अगर मैंने ले ली 4 क्लासेस, तो उसमें आपका फर्स्ट पेपर के 1 यूनिट खत्म हो जाएगी उधर, 1 यूनिट इधर खत्म होगी। और जैसे ही आपकी डेट अनाउंस होगी एग्जाम की, उस दिन से हम लोग रिवीजन क्लास स्टार्ट कर देंगे। एक दिन में 1 यूनिट हम खत्म कर देंगे, मतलब 1 घंटे से 1.5 घंटे में आपको पूरा कवर करा देंगे। और स्ट्रेटजी हमारी ये है कि अब हमारे पास जितने समय है उतने दिन में, जैसे हमारे पास मान लो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के हमने मान लो 100 क्वेश्चन सिलेक्ट 100 क्वेश्चन कर लिए। अब उस 100 क्वेश्चन को मैंने एक दिन में पूरा रिवीजन करा दिया।
ऐसे हर यूनिट को हम लोग रिवाइज कर चले जाएंगे ना, तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजिकल वे में आपको अपना काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अब जो है फाइनल टच देना है हम लोगों को। ठीक है, फाइनल टच देने के लिए हमने पहले ही बताया कि कैप्सूल कोर्स आपका कब करेंगे, एग्जाम के 10 दिन पहले, तो उसको जो है बहुत इजी और स्मूथ वे में हम कंप्लीट करा देंगे ना, या फिर हम देखते हैं कैसे हो सकता है उसको और अच्छे तरीके से हम कराने का प्रयास करें, ताकि पुरानी चीजें आपको रिकवर हो जाए आपकी ना। सर बोले अब। सर इसका सेक्शन सी नहीं होगा? सेक्शन सी में जो इससे पहले पढ़ाया था ना, वो सब चीजें इसमें ही आएंगी आपकी। कि करिकुलम के लिए हमने बताया ना कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम के लिए हमने बताया था इसमें। अब इसमें साधन उपकरण क्या होंगे हेल्पिंग के लिए, तो उसमें जितने भी इनके हियरिंग के होते हैं, चलने के लिए जो स्टिक होती है, तो वो सब चीजें इसमें आपकी आएंगी। माता पिता और पेशेवर का क्या संबंध है, तो ये सब हमने पढ़ाई चुके हैं ना पहले ही, पहले वाली क्लास में, इससे पहले जो हुई थी। रेडीनेस ऑफ स्कूल था ना नेहा, उसी में है सर बताए हैं। हाँ, इसी में सेक्शन डी में ही मैंने बहुत सी चीजें बता दी थी ना। ये दो सेक्शन ऐसा है ना, सी और डी, आप अपने मन से मतलब मैच्योर हो बना सकते हो। बस हमारा मेन चीज है पढ़ने वाला ए और बी जो सर पढ़ा है, जिसको हमको खुद रटना है। सर कितना भी पढ़ा, लेकिन जब तक हम याद नहीं रखेंगे नाम को, तो जो आपने सर ने रिकॉर्डेड वीडियो डाला था वो सब हम लोग की मेहनत है। सर तो बता दिए हम लोग को मेहनत करना, और ये जो पार्ट है ना, ये हम लोग अपने कॉमन सेंस से बना सकते हैं। हो जाएगा। जी सर, लेकिन बहुत वो हम लोग को ही याद करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए अब करना क्या है आपको, अब स्मार्ट वर्क करना क्या है, आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, याद रखिए आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, रिसर्च है, लेकिन सर रिवीजन में 3 दिन लग जा रहा है। नहीं, आपको 3 दिन नहीं लगना है। अब आप शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं ना, मैं आपको बता दूं, रिसर्च है, रिसर्च को पकड़ लो, रिसर्च को आप रिवीजन करो कि 2 घंटे में आप पूरा रिवीजन कर डालो। मतलब जो शॉर्ट में आप पूरा डीप में मत जाओ, क्या शॉर्ट में जैसे स्टेप है, स्टेप को देख लो। हाँ, और नल हाइपो टाइप 1 इधर क्या है, टाइप 2 इधर क्या है, और आपकी इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल क्या है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को ये माइंड में होने चाहिए। फिर इसमें उधर जाएंगे साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी में देख लेंगे किसने क्या थ्योरी दी है, उनके स्टेप क्या है, थ्योरी का नाम और स्टेप। हल की थ्योरी में क्या दिया है, उसमें स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, मीडिएटर वेरिएबल क्या है, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। टॉलमैन में जाएंगे तो टॉलमैन में आपको पता चलेगा कि उसमें मॉल एडेप्टिव बिहेवियर पूछते हैं उसमें। ठीक है, फिर क्षेत्र सिद्धांत पूछते हैं कि उसमें फील्ड से रिलेटेड। तो ये छोटे पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी, छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के पढ़ना है हम लोगों को ना। अब जैसे हम लोग उसमें चले गए कि सिगमंड फ्रायड में देखेंगे इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी दी है और 5 स्टेजेस कौन सी दी है, बस उनके स्टेप के नाम याद रखने, डिफेंस मैकेनिज्म कौन सा दिया है बस उसको पढ़ लेना है। फिर इड ईगो सुपर ईगो है, इड ईगो और सुपर ईगो है आपका उसमें। फिर और क्या उसमें आपका एक पॉइंट और है उसमें, कॉन्शियस, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग पूरा नहीं पढ़ना है। रिवीजन का मतलब होता है इसके की पॉइंट्स को हम लोग को देख लेना है क्या क्या दिया, तो वो आपका मात्र 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। सोचिए 6 महीने में अगर आपका सिलेबस हो सकता है, 10 दिन में आपकी यूनिट को हम मतलब 1 घंटे में अगर हम आपको यूनिट को खत्म कर सकते हैं, तो आप भी आराम से बैठ के, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सुबह का टाइम एकदम फ्रेश होता है माइंड, क्योंकि उस समय सोकर हम उठते हैं, माइंड हमारा एकदम साफ होता है। तो आपको याद रखना है कि जो चीज आपको नहीं याद हो रही, जैसे मैंने बताया था स्किनर के जो आपके 8 चीजें नहीं बताई थी स्किनर में, वो आपका हाँ स्केप लर्निंग और वो सब, तो उसको क्या करना है, अब आपको डेली रिवीजन। अब जैसे जो याद ना हो, पेंसिल उठाइए कॉपी उठाइए, पेंसिल और कॉपी से लिखते आइए कि कौन किसके सामने है, स्केप लर्निंग के सामने क्या है, तो वो पेंसिल से ऐसे रिवीजन हो जाएगा आपका। फिर आप याद रखोगे कि हाँ बौद्ध दर्शन में अष्टांग योग था, उसमें अब सील समाधि प्रज्ञा में कौन कौन से डिवाइडेशन होंगे, माइंड में ये चीज होना चाहिए। जैन दर्शन में जाओगे, जैन में आप देखोगे उसमें निर्जरा है, सवर है, बंद है, आश्रम है, तो ये पॉइंट्स को हम लोग के माइंड में चलता रहना चाहिए। अब चलेगा कैसे, जब उसको डेली वे में हम देखेंगे तब।
ठीक है। तो ये पॉइंट पढ़ा मैंने कि पढ़ा 6 महीने पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, बात ये है कि इस 10-15 दिन में हम और आप कितने अच्छे तरीके से उसको रिवीजन करके जाते हैं। बस रिवीजन पर कंसंट्रेट करिए, नई चीजों को इग्नोर कर दीजिए अब, ठीक है ना। और पेपर जरूर सॉल्व करिए। पेपर आपको 50 क्वेश्चन सुबह आपको फर्स्ट पेपर लगाना है, दोपहर को आपको 100 क्वेश्चन लगाकर ही बैठना है, ठीक है ना। इतना करना जरूरी है, इतना नहीं करोगे तो समस्याएं बन जाएंगी ना। चल क्लियर है पॉइंट सबको ना। और ये डरना बिल्कुल नहीं है कि हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, ये नहीं, कुछ नहीं। जितने दिन, अब इतने दिन जितना पढ़ा है उतना रिवीजन कर डालो, बहुत है उतना ना, समस्याएं नहीं बनेंगी, बस आप करते जाओ ना। चलिए ठीक है। तो अब आप फ्रेश माइंड से अभी अगर जिसको पढ़ना हो पढ़े, नहीं तो आप आराम से सोइए और नींद पूरी लेना। इस समय जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें सब लोग, क्योंकि जो एग्जाम देने जा रहे हैं गर्मी ज्यादा है, आप पानी ज्यादा पीजिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम सही तरीके से हर एक्टिविटीज को कर लेंगे ना, तो उस पर स्वास्थ्य को बहुत ध्यान दीजिए। जी सर, जी ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी, ठीक है। चलिए तब तक के सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।